मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और इसमें चल रही है कहानी मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज अतश्री नवल नारायण कथा। और नवल नारायण कथा का 50 एपिसोड पूरा हो चुका है। आपने 50 एपिसोड में पूरी कहानी जान ली है। आपको पता है कि मैं ये कहानी अपने सम्मुख बैठे दो श्रोताओं जनार्दन चाचा और संजय भैया को जो सुना रहा हूँ वही आप तक पहुंच रहा है। आप भी वही सुन रहे हैं। तो 50वें एपिसोड की कहानी आपको याद होगा। नवल नारायण की पत्नी माया, जो दत्त बाबू के डेक्सोरेंज, जो आयरन की सिरप थी, उसके बोतल तोड़ दिया करती थी। और नवल नारायण जब पूछने गए थे तो बहुत ही गंदा जवाब दिया था माया ने। तो नवल नारायण की हिम्मत नहीं हुई। फिर नवल नारायण एक भीरू और कायर किस्म का आदमी रहा है। वो तब तक आप चिल्लाएगा, तब तक वो हावी होने की कोशिश करेगा, जब तक उसको सामने से जवाब न मिले। जब तक उसको लगेगा सामने वाला सीधा है तो नवल नारायण उसकी छाती पे सवार हो जाएगा। लेकिन जब उसको नवल नारायण को सीधा टिट फॉर टैट वाला जवाब मिलने लगेगा तो फिर नवल नारायण इतना कायर है कि वहां से पीछा छुड़ा के भाग लेगा। अर्नउआ ने उसे शुरू से ही गाली गलौज करके ठीक कर रखा है। ये अभी ये कहानी में नहीं आया है, अभी तो ये सब बहुत छोटे हैं ना। तो अर्नउआ से भिड़ने के दम कभी भी नवल नारायण को नहीं रहा। रंजितवा के ऊपर नवल नारायण जुल्म करता रहा क्योंकि रंजितवा मर्यादा निभाता रहा उसका। और बकलेसवा तो एक तरह से कह सकते हैं बददिमाग भी है और हर तरह के लक्षणदार है, बदचलन भी है और बेमुरौवत इंसान भी है। तो जहां कोई बात बिना कोई बात के आगे आएगा इस सब कहानी में, अभी आपको नहीं पता है। लेकिन उसका चूंकि बकलेसवा का हमें चरित्र बताना है तो बताऊं आपको। नवल नारायण कभी अपने घर का गृह प्रवेश कर रहा था। भाई पैसा नवल नारायण ने लगाया, घर नवल नारायण ने बनाया। और नवल नारायण का भाई है बिल्लू, नवल नारायण के घर से गाय लेके आके उसको गृह प्रवेश में अपने पूजा करना चाहता है। वह बकलेसवा उसको गर्दन पकड़ लिया। अब गर्दन ही दबाए हुए था। तो ये जो राम नरेश पाठक जी का जिक्र जो कहानी में आया है, वो फोन करते हैं रंजितवा को, अरे भाई तुम ही इसको समझा सकते हो, तुम्हारी ही बात ही समझता है। तो इस हद तक भी बकलेसवा जो है चरित्रवान है, जो नवल नारायण का गर्दन भी दबोच लेता है पूरे सब रिश्तेदारों के बीच में भी, केवल इस बात पे कि बिल्लू के यहाँ से, वीरेंद्र के यहाँ से गाय क्यों ला रहे हो। इतना ऐतराज है, वीरेंद्र से इतनी चिढ़ है। लेकिन जब उसका ससुर, आगे आएगा इस सब कहानी में, जब वही वीरेंद्र अपनी बहू को मार डालता है और बहुत ही बर्बर हत्या कर डालता है, तब क्यों मदद कर रहा है। फिर उसका बाप क्यों उसके रक्षा में लगा हुआ है, उसकी इधर से उधर भगाने में और उसके लिए पुलिस थाना खरीदने में, हॉस्पिटल खरीदने में। अब बकलेसवा कुछ नहीं बोल रहा है, क्यों? क्योंकि बकलेसवा के बाप की भी कमाई हो रही है और बकलेसवा को पता है ससुर जी भी इसमें अपना हिस्सा कमाई का निकाल रहे हैं। क्योंकि बिल्लू पैसा खर्च कर रहा है, उस पैसे से खरीदा जा रहा है। और आपको नवल नारायण का तो गुण पहले अभी बताया ही है ना कि नवल नारायण पैसा के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अब उसमें दोनों मिलके अपना धंधा पानी ढूंढ रहे हैं, बकलेसवा के बाप भी और बकलेसवा के ससुर भी। तो बकलेसवा का ये चरित्र है, अर्नउआ का भी यही चरित्र है। तो अर्नउआ से नवल नारायण को डर लगता है, बकलेसवा से तो लगता ही है क्योंकि बकलेसवा गर्दनिया दिया था। अब रंजितवा से नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि रंजितवा आज तक चरण छू के सुबह शाम प्रणाम प्रणाम पप्पा पप्पा का बेचारा करता रहता था। पता था उसको कि हमारा पप्पा नहीं है। उसको ये भी पता था कि ये किस कैटेगरी का आदमी है। अभी और आपको आगे बताएंगे कि रंजितवा ने किस किस कंप्रोमाइजिंग परिस्थितियों में नवल नारायण को देखा है। और सबके बावजूद भी रिश्ते निभा रहा था, परिवार ना टूटे, क्योंकि उसको पता था अब तो चाह के भी मैं अपनी जड़ों की तरफ लौट तो सकता नहीं हूं। हंस जी ने तो, हंस जी से ही सबसे पहला उसे प्रश्न करना था रंजितवा को। क्योंकि जो रंजितवा के असली माता पिता थे, उन्होंने जब उसके सामने ये रहस्य का पर्दा खोल दिया था गुप्त तरीके से, तो रंजितवा के पास क्या ऑप्शन था। ये कही कि इस सबके कर्णधार जो नाम आ रहा है हंस जी का, हंस जी को ही सीधा सामना किया जाए और हंस जी से ही पूछा जाए।
तो पहला प्रश्न उसने हंस जी से ही पूछना शुरू किया, तो हंस जी ने तो पल्ला झाड़ लिया, आप हमारे पास नहीं आइएगा, नहीं ये सब कहानी में अभी आगे आपको फिर से हम सुनाएंगे, बताएंगे। तो उस सब के बावजूद भी रंजितवा रिश्ता निभा रहा था, तो नवल नारायण हावी पे हावी हुए जा रहा था। जितना दबा सको उतना रंजितवा को दबा लो, क्योंकि अर्नवा को नहीं दबा सकते, क्योंकि अर्नवा का स्टाइल नवल नारायण ने देखा हुआ है, बकलेश्वा का भी देखा हुआ है, पता है कि कभी भी लात पड़ जाएगी, थप्पड़ खा जाएंगे। तो अब उधर दत्त बाबू विक्टिम बने हुए हैं। माया एक राक्षसी स्त्री है, जिसको कह सकते हैं ताड़का का आधुनिक अवतार। तो कलयुगी अवतार है ताड़का का माया, नवल नारायण की पत्नी माया। और उसको कोई ना कोई एक सामने चाहिए, जिसको लक्ष्य बना करके माया जो है अपने जीवन का, मतलब उसके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ती रहे, उसको गाली गलौज करती रहे, उसको दिन रात कोसती रहे, सुनाती रहे। तो उस वक्त माया के सामने जब तक दत्त बाबू नहीं आए थे अपनी पत्नी के साथ, तो रंजितवा पड़ जाता था बार बार। तो रंजितवा उसके लक्ष्य में थी, जिस रंजितवा को वो तंग करते रहती थी, और जिस रंजितवा के ऊपर मतलब माया को चैन नहीं है, जब तक 10 चुगली किसी की ना करे तब तक माया का खाना नहीं पच सकता। और माया की और एक बहुत ही अच्छी आदत है, माया गुल करती है ब्रश करने के लिए। और कुछ लोग केवल ब्रश करने के लिए सुबह गुल करते हैं, नहीं, माया जो है दिन भर में नवल नारायण खैनी खाता है, और नवल नारायण की जो पत्नी है ये नशा के नाम पे गुल से ब्रश करती है। अब गुल लोग पता नहीं समझते हैं कि नहीं समझते हैं, मूसा का गुल और पता नहीं कौन कौन से कंपनी का आता है, वो तंबाकू को जला करके उसके राख से बनाया जाता है गुल, जिसको लोग कहते हैं कि इसको ब्रश करने के लिए मंजन की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो माया उसको नशा के लिए इस्तेमाल करती है, ना कि ब्रश करने के लिए। ब्रश करने के लिए करती तो एक बार सुबह एक बार शाम मैक्सिमम काफी था। अब तो माया को दांत भी नहीं है, नकली दांत लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी माया करती है। तो ब्रश नहीं करती, एक तरह से वो आप नशा समझिए कि नशे का डोज थोड़ी थोड़ी देर में तंबाकू जाते रहना चाहिए शरीर में। और जितनी देर वो गुल करती रहेगी अपना चेहरा नीचे लंबा करके, और उसी वक्त उसकी प्लानिंग चलती रहती है कि अब किसको ठीक करना है, अब किसके तरफ से क्या करना है, किसके तरफ से लड़ाई करना है, और किसके पाले में क्या करना है। और ये माया का आज का गुण नहीं है। रंजितवा ने जब से देखा है, अब कहानी तो हमको रंजितवा ने बताया ना ये सब, तो रंजितवा कहता है कि हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, माया गुल करते हुए पूरी प्लानिंग करती है, और गुल जैसे ही उसका खत्म होगा उसके बाद फिर शुरू हो जाएगी। अब उस वक्त से लेके अगले गुल करने तक, अब अगला गुल करते वक्त अगली साथी चाल की कुछ प्लानिंग बनेगी, लेकिन उसको कोई टारगेट चाहिए जिसको सामने रख के वो उस पे अपने निशाने फेंकती रहे। तो पहले रंजितवा निशाने पर रहता था, अब दत्त बाबू और नवल नारायण की माँ आ गई है, दत्त बाबू की पत्नी, तो अब निशाने पर वो दोनों आ गए। तो माया ने उनके डेक्सोरेंज के शीशी तोड़ने शुरू कर दिए, और उस बीच में नवल नारायण अपने भाई को लेकर के आ गया। भाई को बुला लिया 1200 रुपये देने के लिए, ताकि उसकी नौकरी लग जाए। तो जनार्दन चाचा पूछ बैठते हैं हमसे जब मैं आता हूँ अगला एपिसोड का कहानी उनको सुनाने के लिए, तब कि रंजन बाबू ये नवल नारायण चौड़े होकर के 1200 रुपया देने के मूड में कैसे आ गए थे अपने भाई को। तो हमने कहा जनार्दन चाचा, इसके पहले 1 साल में नवल नारायण ने 4 बार में 5-5 हजार रुपये माया के भाई कंस को भी तो दिए थे, जो मैंने आपको बताया। तो संजय भैया बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो नवल नारायण को लगा होगा कि सबसे पहले जोरू के भाई को तो 20,000 रुपये उधारी दे ही चुके हैं, तो अपने भाई को भी अगर 1,000-1,200 रुपये से मदद कर देंगे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। मैं बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय भैया। तो जनार्दन चाचा कहते हैं सारी दुनिया एक तरफ है, जोरू का भाई एक तरफ। मैंने बोला जनार्दन चाचा, कुछ हद तक आपका ये कहावत सही बैठता है, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि वो माया का भाई नहीं है, सिर्फ भाई होता कंस तो माया शायद उसके लिए कभी भी नहीं करती, क्योंकि माया को अपने भतीजों से कभी कोई लगाव नहीं रहा है।
आगे मैं आपको कहानी में अगर ऐसा प्रसंगवश आया तो मैं बताऊंगा, और नहीं तो अभी ही बता दूं कि अपने भाई भतीजों के प्रति माया का कोई लगाव नहीं है, तो भाई के प्रति भी कोई ऐसा लगाव नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहावत चलता है बिहार में कि सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तो ये नवल नारायण के लिए आप कह सकते हैं कि नवल नारायण ने इसकी इज्जत रखी, लेकिन माया ने अपने भाई के लिए कोई इज्जत रखी हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, माया ने कंस को पैसा दिलवाने में खूब मदद किया। उस वक्त तक एकदम अंदर से सहमति थी, लेकिन जैसे ही नवल नारायण ने अपने भाई को पैसा दिया, और जितना कंस को दिया था उसका कितना हिस्सा आप देख रहे हैं, उसको 20,000 रुपये कंस को दे चुका, 4 बार में 5-5 हजार रुपये करके। अपने भाई को तो बेचारे ने सिर्फ 1200 रुपये दिया है, लेकिन अब ये पहाड़ बन के, पर्वत बन के नवल नारायण के ऊपर टूट पड़ा। ये देना नवल नारायण के लिए गरगट बन गया। तो नवल नारायण ने चौड़े होकर के इसीलिए दे दिया था, ये सोच के कि भाई पहले इसके भाई को तो मदद कर चुके हैं, तो अब तो हमको अधिकार बनता है कि हम अपने भाई को भी मदद करें। अब इसको क्यों परेशानी होनी चाहिए। संजय भैया भी कहते हैं सही बात है, क्यों होनी चाहिए। मैं बोला लेकिन हुआ। जनार्दन चाचा और संजय भैया, माया को परेशानी इससे हुआ, और परेशानी ऐसे हुई कि माया ने उसके बाद तो बातचीत तक करना बंद कर दिया नवल नारायण से। और ये जो बातचीत बंद हुई, ये अगले 4-5 सालों तक बातचीत बंद रही। फिर रंजितवा को बीच में ला करके माया पूछना शुरू की। बड़का, उसको बड़का कहती थी, नाम नहीं लेती थी माया। बड़का, पूछो तो, पापा खाथून, माने पापा खाएंगे, पापा पानी पिएंगे, पूछो पापा खाए नहीं खाएंगे। आपने शायद किसी घर में ऐसा नहीं सुना होगा कि एक स्त्री अपने बच्चे से अपने पति को पूछवाने जा रही कि वो खैनी खाएगा, खैनी बना दें। अरे बेशरम औरत, वो खैनी खाता है तो तुम्हारा काम है, तू तो प्रोफेसर हंस की बहन है ना। प्रोफेसर हंस तो खैनी नहीं खाते, खैनी खाने के पक्ष में नहीं रहते। तो तूने तो खैनी बनाना उसके लिए पहले सीखा है। अब जब लड़ाई हो गया है, तेरी बातचीत नहीं हो रही, तब वो खैनी खाएगा नहीं खाएगा वो तेरे से कहने आ रहा है कि तू खैनी बना के खिलाओ। लेकिन नहीं, माया इतनी पत्नी, पतिव्रता पत्नी है कि अब वो बच्चे से पूछवा रही है, पापा से पूछो खैनी खाथून, खैनी बना दें। जनार्दन चाचा और संजय भैया कहते हैं हद है, ये बेशर्मी का हद है रंजन बाबू। मैं बोला बेशर्मी का हद आपको अभी कहाँ दिखा है। ये पूरी कहानी में अगर आप किसी भी चीज को कहेंगे कि ये बेशर्मी का हद है, तब मैं आपको उसके अगला लेवल वाला बेशर्मी दिखा दूंगा, फिर आप वहां पे जाके क्या कहिएगा। इसलिए आप कोई भी हद यहाँ पे तो करिए ही मत, क्योंकि जनार्दन चाचा और संजय भैया, इस कहानी में सब कुछ बेहद है, हद है ही नहीं है किसी चीज का। तो अभी फिलहाल माया जुल्म पे जुल्म करे जा रही थी दत्त बाबू के ऊपर और दत्त बाबू की पत्नी के ऊपर, और उन लोगों को हिम्मत नहीं थी कि यह नवल नारायण से बताएं, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता था दत्त बाबू को कि उसरी में अगर हमको रहना है, और नवल नारायण जब पोस्ट ऑफिस में रहेंगे उस वक्त माया हमको कुछ भी कर सकती है, पिटाई भी कर सकती है। तो दत्त बाबू डरे डरे से रहते थे, और इस बीच में माया क्या करती थी, उनके पैसे चुरा लेती थी दत्त बाबू के। ये तो रजितवा ने अपने आंखों से देखा है। अब दत्त बाबू का जहां शर्ट टंगा होगा, उनका पेंशन आएगा, पेंशन आया हुआ होगा, वो बेचारे पेंशन लेकर के आएंगे, महीना पूरा हो रहा होगा तो नवल नारायण को ही लेके जाएंगे, पेंशन लेके आएंगे, कहाँ रखेंगे उनके पास, बेचारे के पास, बूढ़ों के पास तब कुछ था नहीं। तो पेंशन का पैसा अपना निकाल के लाएंगे, जेब में रखे हुए होंगे। माया उसमें से 5-5 सौ के कई नोट गायब कर देगी। अब दत्त बाबू किसको कहेंगे कि मेरा पैसा जेब से चोरी हो गया। अब रंजितवा सुन रहा है मामा दादी के साथ दत्त बाबू का वार्ता, पैसा गायब हो गया है। तो पत्नी कहती है कितना, तब बताते हैं कि 3 गो 5 का नोट गायब है, यानी 1500 रुपया। अब माया ने 1500 रुपया गायब कर लिया, वो कहाँ जाएगा,
वो जाएगा कंस को, फिर अगली बार आएगा ना कंस, तो कंस को विदाई देगी चुपके से नवल नारायण से। नवल नारायण तो जो देगा ऑफिशियली, चाहे कर्जा दे, चाहे उधार दे, चाहे अपने साला को जो गिफ्ट देना हो दे, वो तो दे के विदा करेगा, सो करबे करेगा। लेकिन माया चुपचाप उसके जेब में ठूसेगी उस वक्त अपना बचाया हुआ लुकाया हुआ पैसा। ऐसे ही माया नवल नारायण के जेब से भी पैसे गायब करती थी। तो अब माया, माया की दुनिया में सब कुछ वैसे ही चल रहा है। माया यही करने की सिद्ध हस्त खिलाड़ी है। तो अब माया लगी हुई है अपने कारनामे में, अपने कृत्यों में। दत्त बाबू के जेब से पैसे गायब हो जाते हैं। दत्त बाबू सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ये करते हैं और कहते हैं मत कहिएगा, कहिएगा तो पिटाई होगी। ये भी नहीं कह सकते कि बच्चे लिए हैं, क्योंकि बच्चे सब जो है बड़े ही ये हैं, निरपराध हैं, निर्दोष हैं। और जैसे ही हम लोग अगर किसी भी तरह से ये सूचना अगर देंगे कि हमारे जेब से पैसा गायब हुआ है, तो वो अपने ऊपर नहीं स्वीकारेगी, ये इल्जाम रंजीतवा के ऊपर लगा के उसको पिटवा देगी, क्योंकि वो यही करती है। अपना सब दोष और अपने और भी जो बाल बच्चे दूसरे वाले भी गलती करते हैं, और नौवा का भी सब दोष रंजीतवा को लगा के पिटवा देती है। तो जैसे ही हम लोग अगर इस बात को बताएंगे ना कि हमारे जेब से पैसा गायब हुआ है नवल को, तो नवल पूछने जाएगा कि कौन लिया, कहाँ लिया, तो वो मुकर जाएगी। और जो रंजितवा कभी भी बेचारा लिया नहीं होगा, रंजितवा का इसमें गुनाह लगा दिया जाएगा, रंजितवा का नाम सामने कर दिया जाएगा और रंजितवा की बहुत बुरी तरह पिटाई हो जाएगी। ये दत्त बाबू अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, क्योंकि पत्नी कह रही है कि नवला को बताते हैं कि ऐसा हुआ है। अब आप सोच के देखिए, घर में तो और कोई है ही नहीं, 3 बच्चे हैं, बच्चों को पैसे से कोई लेना देना है ही नहीं। पैसा कौन गायब किया होगा? दत्त बाबू की पैसा चोरी होती है। दत्त बाबू की पत्नी से डिस्कशन चल रहा है, और उनके पास पैसा रखने का, बेचारे के पास ना दत्त बाबू के पास कोई अलग कमरा है, ना कोई अपना उनका संदूक बक्सा वहां पे कोई है। तो जेब में ही पैसा रखे हुए हैं। और वो बाहर बरामदे में सोते थे, तो घर में उनका कुर्ता टंगा रहेगा जिसमें पैसा रखा हुआ है। अब माया ने उसमें से पैसा गायब कर लिया, लेकिन अब वो दत्त बाबू से कह नहीं पा रहे। दत्त बाबू कह नहीं पा रहे नवल नारायण से। कारण ये है, वो दोनों आपस में बातें करते हैं। रजितवा जान जाता है, सुन लेता है, कहता है क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? तो कहता है नहीं हो कुछ नहीं। तो अभी तक कुछ कुछ तो मामा साहब कह रहे थे, तो नहीं बाबू कुछ नहीं। फिर दत्त बाबू चुपके से पूछते हैं कि हमारा जेब कभी आप ढूंढने गए हैं? तो बोला हम कहला आपको जेब ढूंढने जाएंगे। तो बोला और कौन अरनौआ बकलेसवा जेब ढूंढता है? तो बोला नहीं। तो बोला कभी मन करता है कि पैसा ले या पैसा से कुछ लाने का? मतलब दत्त बाबू साइकोलॉजिकली बच्चे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोले नहीं। साहब पैसा लेके कहाँ से खरीद के लाएंगे? जहां भी जाएंगे खरीदने तो सब कुछ जानता ही है उनको, पापा को सब जानते हैं यहाँ पे, तो चुपके से कैसे ला पाएंगे? तो दत्त बाबू कहते हैं ठीक है। तो नहीं तो आप पूछता है का होलो तोर पैसा गायब हो गया का? तो ना बाबू ना कुछ ना, हम यही पूछी थली बा, ताकि एकरा चलते हमरा पता रहे कि हमार पैसा कहीं कोई निकाल ना ले, क्या ये सब कोई गंदा आदत तो किसी के अंदर ना ना है यहाँ। लेकिन नहीं तो सुना था, समझ गया। उसकी जो बीना दीदी थी वो भी उस वक्त वही थी, तो वो भी सुनी थी, समझ गई। फिर रंजितवा अपने बीना दीदी से चर्चा करता है, तो बीना दीदी कह रही हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी ने बाबा का जो पैसा है ना गायब हो गया है। तब ये उड़ती उड़ती खबर माया को पहुंचती है। माया का कान खड़कता है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो माया कहती है या तो बूढ़ो पैसे ठीक से गिन के नहीं लाए होंगे, या न तो कुछ और हम लोगों के ऊपर कलंक लगाने के पीछे पड़े हैं। से अभी खुल के नहीं ना बोला है, बोलने दो तब उनको हम सिखाते हैं। और जोर से बोलती है सुना करके, बोले अगर कलंक लगाए हमारे ऊपर या हमारे किसी बच्चे के ऊपर कि उनके जेब से कोई पैसा निकाल लिया है ना, तब इनका जो बचा खुचा है वो हम आरती अच्छा से उतारेंगे। तो दत्त बाबू अपनी पत्नी को समझाते हैं, कहते हैं नहीं कहिएगा, देखिए वो कहीं से सुन ली है हम लोग को बात करते हुए, पहला ही से तड़ंग भड़ंग कर रही है, हम पहला ही कहे थे ना। तो और डर जाते हैं दत्त बाबू और दत्त बाबू की पत्नी। इस बीच में जो एक दूसरा घटना होता है वो ये होता है कि दत्त बाबू बड़ा खुश होते हैं रंजितवा को अच्छे से मैथ पढ़ते हुए देख के।
और ये देख करके कि राम नरेश पाठक जी भी अब आते थे ना, तो उनसे मिलते थे, बैठते थे, बातें करते थे। जब अपने बच्चे को लेने आते थे, छोड़ने आते थे, तो बीमार दत्त बाबू के पास वो भी बैठ जाया करते थे, उनका हाल चाल ले लिया करते थे। तो जब दत्त बाबू देखते हैं कि अरे ये तो 7वां में अभी पढ़ने गया है रंजितवा, और ये अभी बच्चे को, दूसरे बच्चे को पढ़ाने भी लगा मैथ, और अच्छे से पढ़ा रहा है, और अच्छा इसका नंबर आया था ना, ये आए हैं अपने बच्चे को इसे पढ़वाने। क्योंकि अब राम नरेश पाठक जी ने तारीफ कर दी थोड़ी रंजितवा की दत्त बाबू के सामने, तो दत्त बाबू को गर्व हुआ कि भाई रंजितवा हमारे कुल खानदान का नाम रोशन कर रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, और इसकी पढ़ाई की तारीफ न सिर्फ इसके मास्टर कर रहे हैं, बल्कि और जो जानने वाले लोग हैं वो भी कर रहे हैं। क्योंकि अब दत्त बाबू ने भी पूछा था ना, अर्नवा का पोजीशन है क्लास में, तो पता चला कि क्लास खिसका के उसको तो एलकेजी में कर दिया गया था, केजी में कर दिया गया था, और अभी 1 में गया है। बकलेसवो को खिसका के नीचे कर दिया गया। खाली एगो रंजीतवे था जो वहां से जितना पढ़ गया था 5वीं में, तो 6ठी में इसका एडमिशन हुआ, और 6ठी पास करके ये 7वीं में गया। तो अब दत्त बाबू का प्रेम थोड़ा मिल रहा था तो माया चिढ़ रही थी, और जब रंजितवा का तारीफ हो रहा हो तो माया ना चिढ़े, ये तो संभव ही नहीं है। अब राम नरेश पाठक जी तारीफ कर रहे हैं जब अपने बच्चे को लेने आ रहे हैं, तो दत्त बाबू क्या करते हैं, कहते हैं कि बाबू तुमको इतना अच्छा मैथ कौन पढ़ाया। तो रंजितवा कहता है कि घर में तो कोई बताता नहीं है बाबा, स्कूल में एगो मास्टर साहब हैं ठाकुर जी, वो पढ़ाते हैं मैथ, और हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। और स्कूल में जब कभी हमको और कुछ आगे का पूछना होता है जो क्लास में वो नहीं पढ़ाए होते हैं, तब हम ठाकुर जी मास्टर साहब को अलग क्लास से बाहर जाके, जहाँ वो बैठे रहते हैं ना, या दूसरा कोई क्लास कर रहे होते हैं, तो वहां जाके हम पूछ लेते हैं। और स्कूल में जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो भी बहुत मानते थे रंजीतवा को, उसके परफॉर्मेंस के कारण। श्री अवधेश सिंह जी उनका नाम था, तो डायरेक्टर थे, प्रिंसिपल थे स्कूल के। तो रजतवा वो भी बताता है उनसे कि हमारे प्रिंसिपल साहब हमको बहुत मानते हैं, तो उन्होंने भी हमें छूट दे रखी है कि मैथ, इंग्लिश, साइंस जो कुछ भी पूछना हो। क्योंकि नवल नारायण उस वक्त रंजितवा को एक ख्वाब दिखा के रखे हैं, बोला तुमको सैनिक स्कूल का अगर क्लियर कर लोगे ना, तो 6ठा के बाद 7वीं में एडमिशन सैनिक स्कूल में भी हो जाता है, तो तुम सैनिक स्कूल का परीक्षा दे सकते हो, तैयारी करो। तो रंजितवा को गाइड मिल जाता है, वो गाइड स्कूल से फ्री मिलता है। एक्चुअली ये मार्गदर्शन स्कूल में श्री अवधेश सिंह जी ने दिया था। तो नवल नारायण कहते हैं हाँ हाँ, हमको कोई आपत्ति नहीं, अगर सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तो हम जाने देंगे, भेज देंगे। तो स्कूल के मास्टर साहब अवधेश सिंह जी उसको एक गाइड दे देते हैं सैनिक स्कूल की तैयारी का। तो रंजितवा सैनिक स्कूल एंट्रेंस की तैयारी के हिसाब से अपनी पढ़ाई करने लगता है, और वो पढ़ाई के क्रम में उसको ये इजाजत दी जाती है कि स्कूल के किसी भी शिक्षक से किसी भी वक्त किसी भी क्लास में जाके उसको जो हेल्प चाहिए वो जाके उससे पूछ सकता है। तो ये सब सुन के दत्त बाबू बड़ा खुश होते हैं। तो दत्त बाबू कहते हैं एक दिन हमको ले चलो घुमाने के लिए शाम में, और वो ठाकुर जो मास्टर है ना उनसे हमको कब मिलाओगे। रजतवा कहता है हम कल ही पूछेंगे ठाकुर मास्टर साहब से कि आपसे कब मिलेंगे। तो रजतवा जाकर के पूछता है कि ठाकुर मास्टर साहब आपसे हमारे बाबा मिलना चाहते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं, सुन करके कि तबीयत उनकी खराब है, तो कहते हैं कोई बात नहीं, छुट्टी होगा ना तो रंजीत हम तुम्हारे घर में ही होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि उनका घर उधर ही था पोस्ट ऑफिस की तरफ। तो उन्होंने कहा जब छुट्टी होगी तो हम आपके साथ ही आपके घर चलेंगे, दादाजी से मिल लेंगे, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं और उनकी तबीयत बता रहे हैं कि खराब है, तो वो हमारे पास क्यों आएंगे, और वो हमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि हम आपको अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, आपने उनको कहा, यही रजितवा ने बताया था उनको। तो दत्त बाबू से मिलने आते हैं ठाकुर जी। तो दत्त बाबू उनको कहते हैं कि हम चाहते हैं ठाकुर जी कि आप इस बच्चे को घर में भी थोड़ा 1 आध 1.5 घंटा का समय दीजिए पढ़ाने के लिए, इससे इसका मैथ और बेहतर हो जाएगा। ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, और दत्त बाबू कहते हैं कि कितना आपको पढ़ाने का पैसा लेंगे। तो कहते हैं कि जो आप दे दीजिए। तो दत्त बाबू कहते हैं कि तो ठीक है, आपको तीनों बच्चों का 30 रुपया, और अगर आपका कोई डिमांड हो तो बताइए। तो ठाकुर जी कहते हैं नहीं, आपको जो उचित लगे बाबा आप वही दे दीजिएगा। तो 30 रुपये महीना पे। अब आपको याद होगा बकलेश्वर और नौवा को पढ़ाने को परशुराम पाठक आया करते थे, जिसमें से माया ने हटा दिया था रजितवा को, तो यहाँ नहीं पढ़ेगा। और उनके पढ़ाने के बावजूद भी
बकलेशवा और अर्नवा के ऊपर थोड़ा तो फर्क पड़ा, क्योंकि 6 महीने में उनके क्लास बदल जाने थे, लेकिन जो अगले 6 महीने में अब LKG से बकलेशवा UKG में हो गया था, और ये जो अर्नवा है तो अर्नवा 1 में आ गया था UKG से प्रमोट होकर के। लेकिन अब 1 को ठीक से अगले 6 महीने में वो पूरा नहीं कर पाए। इसमें मास्टर साहब की दोस्त नहीं रही होगी, जो घर में पढ़ाने आते थे। तो अर्नवा ने फिर 1 क्लास में नीचे से टॉप किया, आखिरी रोल नंबर पे आया, उसका मार्कशीट सबसे नीचे। बकलेशवा थोड़ा सा नीचे से ऊपर था, 30 बच्चों के क्लास में 20वें 22वें पोजीशन पर आया था। लेकिन नवल नारायण के घर में उसमें भी उत्सव मना था कि कम से कम फेल तो नहीं ना हुआ है। नीचे ही सही टॉप पर 6वें महीना बेचारा पढ़वे किया, 6 महीना पढ़ करके, अरे भाई तो 6 महीना तो बकलेशवा पढ़ा था। तीसरा से UKG में खिसक गया, और उसके बाद अगर UKG का उसको पढ़ावल गया और 6 महीना पढ़ के UKG से 1 में कर दिया गया, यही तो शर्त तय हुआ था। तो अगले 6 महीने में उसको 1 का पूरा कर लेना चाहिए था ना कोर्स। तो किसी तरह से घिसट पिसट के उसमें पास हुआ। लेकिन नवल नारायण ने उस पर भी मिठाई बंटवाई, उसके हाथ से पूजा करवा के, कोई बात नहीं। लेकिन बकलेशवा के लिए तो प्रसाद नहीं बटी। और रंजितवा को तो कहा जाता था इसका क्या होना है, इसका तो पहला हो रोल नंबर 1 था, अभी वो रोल नंबर 1 है, तो इसको कौन सा प्रोग्रेस हुआ है, इसको कोई तरक्की कहते हैं क्या? तो जनार्दन चाचा और संजय भैया कहते हैं हद है बेशर्मी के। तो मैं बोला यही नजरिया है नवल नारायण का, यही नजरिया है माया का। रंजितवा विकास नहीं किया, वो पहला हूँ टॉपर था वहां अपने गांव के स्कूल में, यहाँ भी आया, 6ठी में एडमिशन मिला, और जब एग्जाम हुआ तो फिर से टॉप कर गया। तो नवल नारायण का कहना है ये विकास नहीं होता है। अब भाई अब रोल नंबर 1 सबसे टॉप पर पहुंच गया, अब इससे ऊपर बेचारा कहाँ जाए, उसको तो अब रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अर्नवा अगर नीचे से भी टॉप किया तो ये विकास है। बकलेशवा अगर 30 में से 20वें 22वें पोजीशन पर आया है तो भी विकास है। अगली बार अगर 18वें पोजीशन पर जाएगा तो उसने विकास किया है। अर्नवा अगर 30 में से 30वें पर था, 28वें में पहुंच जाएगा तो ये विकास हुआ है। लेकिन रंजितवा कहाँ विकास कर पाएगा भाई, वो पहला हूं 1 पर था, फिर 1 पर है। तो रंजितवा के कृत्य का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अर्नवा का है, बकलेशवा का है। ये माया और नवल नारायण की दुनिया है, और ये उनके दुनिया के कानून हैं, ये उनकी दुनिया के दस्तूर हैं। तो अर्नवा के लिए खूब मिठाई बटा था, खूब शाबाशी दी गई थी, पीठ ठोक ठोक के। अर्नवा भी खूब एकदम चने के झाड़ पर चढ़ करके उछल रहा था, हमने कुछ तो कारनामा किया है, तभी तो हमारे लिए सिर्फ मिठाई बट रही है, हमारे हाथ से सबको मिठाई खिलवाई जा रही है। वो छिड़का भी रहा है रंजितवा को भी और बकलेशवा को भी, तू ना किया, ये सपोर्ट रहा है। तो अगर आज अर्नवा बर्बाद हुआ तो इसको बर्बाद करने में नवल नारायण का जितना हाथ है उतना ही हाथ माया का है। तो अब वो मास्टर साहब को निकलवा दिया गया था, जो परशुराम पाठक जी थे। जब रिजल्ट आया ना, एक तरफ नवल नारायण पैसे बंटवा रहे, प्रसाद बंटवा रहे, भाई अर्नवा ने कुछ बड़ा कारनामा किया है, तो जो अर्नवा को पढ़ाने के लिए ट्यूशन टीचर रखे गए उनको निकाला क्यों जाना चाहिए, उनको भी इनाम मिलना चाहिए था। लेकिन नहीं, जैसे ही रिजल्ट आया तो अर्नवे ने शिकायत किया मास्टर साहब, क्योंकि मास्टर साहब ने उसको 2-4 बार पिटाई कर दी थी, होमवर्क करेगा नहीं, माया करवाएगी नहीं। तो मास्टर साहब को निकाल दिया गया था। तो कुछ दिनों से वो जो अगले क्लास में जाने के बाद वो मास्टर साहब भी पढ़ाने नहीं आ रहे थे। तो अब दत्त बाबू ने लगा दिया तीनों को पढ़ाने के लिए, ठाकुर जी को, कि ठाकुर जी तीनों बच्चों को शाम को आकर के पढ़ा जाएंगे। और वही शाम को राम नरेश पाठक जी का जो सुपुत्र था वो भी पढ़ने आ जाया करता था रंजितवा के पास। तो उस वक्त रंजितवा पहले अपने मास्टर साहब से पढ़ रहा होता था, उसी बीच में वो आ जाता था, और जब वो सब पढ़ लेता था उसके बाद फिर वो रात को 8 साढ़े 8 बजे तक उसको पढ़ाता था। तो ये रूटीन चल रही थी। और इस बीच में दत्त बाबू के पैसे कई बार गायब हुए, और नवल नारायण और माया में द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। लड़ाई झगड़े एकदम जबरदस्त वाले लेवल पर, बातचीत बंद, केवल ताने ताने में बातें हो रही हैं।
तो दत्त बाबू ऊब जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ रह के फायदा क्या हो रहा है, टेंशन भी हमारा बढ़ रहा है और जो पेंशन का पैसा लाते हैं वो भी माया हर महीने 3-4 नोट गायब कर लेती है। अब दत्त बाबू को कितना पेंशन मिलता होगा ये बात तो हमको रंजीतवा ने नहीं बताया है, तो हम आपको नहीं कह सकते कि कितना मिलता था, लेकिन ये जरूर बताया है उनके बातचीत में कि उनके 1500 से 2000 रुपये माया हर महीने उड़ा लेती थी। और हर महीने फिर दोनों पति पत्नी आपस में चर्चा करते थे और लगभग 1 से 1.5 महीना रहते हुए, क्योंकि उनको पता है कि उनके डेक्सोरेंस का बोतल जैसे ही नवल नारायण ला के देगा, माया उसको उड़ेल देगी नाली में और उसका 1/4 छोड़ देगी, कहेगी लो बूढ़ा पी, तुमको हमारा खून पीना है ना। यही माया का डायलॉग होता था, यही स्टाइल होता था, ले रे बूढ़े पी, खून पीना है ना हमारा, तो तू खून पीने के लिए आया है ना यहाँ। और दत्त बाबू चुपचाप सुनते रहते थे, आंखों से आंसू ढुलकाते रहते थे और खाना खाते रहते थे। तो दत्त बाबू की पत्नी कहती थी, आप इस तरह से लोर भात, लोर मतलब आंसू को कहते हैं, तो दत्त बाबू की पत्नी दत्त बाबू को सांत्वना देती थी, आप इस तरह से लोर भात खा रहे हैं, ये हमको पसंद नहीं है, आपको किस चीज का कमी ईश्वर ने दिया है। तो दत्त बाबू कहते थे, यही किस्मत है, यही किस्मत में लिखा के लाए हैं, तब न यहाँ आ गए हैं, जब यहाँ आ गए हैं तो ये लोर भात खाना ही हमारी नियति है। फिर दत्त बाबू की पत्नी खाना खा रही होती थी, उसे सब याद आ जाता था और कई बार दत्त बाबू के खाने के बाद जब उनकी पत्नी उधर खाना खा रही होंगी, तभी माया उनका दवाई खाते वक्त में आकर उनका दवाई हाथों से छीन जाएगी, उनके मुंह पे एक आध लोटा पानी उड़ेल जाएगी। तो अब दत्त बाबू की पत्नी का खाना तो गरगट हो गया, कैसे एक पत्नी को खाना ढुकेगा। अब वो पूरे दिन नहीं खाएंगे, वो भी आंसू बहाती रहेंगी। तो दत्त बाबू कहा करते थे, हम तो कम से कम लोर और भात खाए थे, आप तो लोर और भात भी नहीं खाई हैं, आपका तो वो भी छोड़ दी आपने, वो भी गरगट कर दिया, वो भी आपने जाके कुत्ते को डाला ही। तो इस परिस्थिति को देखते हुए, झेलते हुए अपने ऊपर दत्त बाबू से ज्यादा दिन वहां रहा नहीं गया। तो दत्त बाबू क्या करते हैं, एक दिन सुबह सुबह नवल नारायण को कह के कि अब हम जा रहे हैं घर, थोड़ा तबीयत ठीक लग रहा है, यहाँ रह के भी जितना लाभ होना था सो हो गया, करके चल देते हैं। अब दत्त बाबू लौट जाते हैं अपने घर, माया के जुल्मों सितम से तंग आके, क्योंकि अब इधर नवल नारायण भी भिड़ा हुआ है माया से, रोज रोज कलह, ये अपने भाई भगवंत को क्यों दिया 1200 रुपए। जनार्दन चाचा और संजय भैया कहते हैं, अब नहीं रहा है रंजन बाबू, हम लानत भेज देंगे। हमने कहा तब भेज लीजिए, हम तो 51वां एपिसोड खत्म कर देंगे। तब जनार्दन चाचा और संजय भैया कह रहे हैं, इस पाखंडी माया को लानत है, जब इसके भाई कंस को पैसा मिला था, 20,000 रुपया मिला था, 4 बार 5-5 हजार करके वही नवल नारायण दिया था, तो इसको शर्म नहीं आया था, बेशर्म कहीं की। और अब नवल नारायण ने अपने भाई को 1200 रुपया दिया है, तो गरगट कर दिया है, जीना है उसका। हमने कहा हम माया यही कैटेगरी है। जनार्दन चाचा और संजय भैया, कंस को पैसा दिया गया था, 20,000 रुपये दिया था, और इसीलिए चौड़े होकर के नवल नारायण ने अपने भाई को भी मदद करी कि पहले इसके भाई को तो कर चुके हैं, उसे सपने में भी उम्मीद नहीं था कि इसके बाद माया इस तरह की हरकतें करेगी। लेकिन माया ने अपनी हरकतें जारी रखी और माया के सामने टारगेट में उस वक्त दत्त बाबू और दत्त बाबू की पत्नी। तो पहले जितने लेवल का उन पे जुल्म हो रहा था, उससे ज्यादा बड़े लेवल का जुल्म करना शुरू कर दी माया, जब उसने देखा कि ये तो नवल नारायण ने अपने भाई को 1200 रुपये दे दिए हैं। और उस जुल्म सितम से तंग आकर के दत्त बाबू उसरी छोड़ के भाग जाते हैं। बताते नहीं है नवल नारायण को, उनका पैसा भी चोरी हो रहा था। तो दत्त बाबू को लगा ये तो डबल नुकसान है ना, यहाँ रह करके तनाव भी खत्म नहीं हो रहा है और दवाइयों नाली में उड़ेल देती है, कभी मुंह पर पानी फेंक जाती है, दिन रात गरियाते ही रहती है, और दिन रात आंसू बहाते हुए खाना खाना, ये कौन सा हमें हक लगेगा। तो एक दिन वो उठते पड़ते हैं और अपनी पत्नी के साथ यहाँ से रवाना हो जाते हैं, उसी बीमार कंडीशन में ही। उनको इज्जत से लाया था नवल नारायण, वहां चलिए, वहां आपको सुकून मिलेगा, वहां आपको अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे, दवाई खाइएगा, वहां आराम करिएगा, रहिएगा। तो दत्त बाबू को ये नसीब हुआ यहाँ पे। तो दत्त बाबू यहाँ से चले जाते हैं। अब चूंकि संजय भैया और जनार्दन चाचा ने तो लानतें भेज दी हैं, नवल नारायण को लानत है, नवल नारायण की पत्नी माया को लानत है, हंस को लानत है, हंस की इस बहन को लानत है, कंस को लानत है, पूरे खानदान को लानत है। तो हमने कहा अब आप सबको लानतें भेजिए, अब तो
अगला कहानी हम आपको बताएंगे। आज सोमवार है, बुधवार को तारीख है आज 25, तो हम आपको 27 दिसंबर को अब अगली कहानी में आपको बताएंगे कि इसके आगे क्या होता है। कहानी बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पर है, जहां से हर जगह में आपको तस्वीर बदलती हुई दिखेगी। और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो नवल नारायण जैसे होंगे, जो माया जैसे होंगे, तो आपको सपोर्ट करते होंगे इनका। तो जिनको भी लगता है कि ये सपोर्ट करने की चीजें हैं, तो आप लोग नवल नारायण की जय कहिए, आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है ना। और जिनको लगता है कि ये गलत है और ये चरित्र बड़े गंदे हैं, बहुत ही बेहुदे किस्म के हैं, नवल नारायण जैसे आदमी का क्या करना चाहिए? मैं तो कई बार सोचता हूं इसको क्या सजा देना चाहिए। मेरी मेरा माथा फट जाता है, लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आता कि नवल नारायण का क्या सजा होना चाहिए, इस माया का क्या सजा होना चाहिए, इसके वो उस पुत्र बकलेश्वा का क्या सजा होना चाहिए, जिससे बड़ा अवसरवादी शायद इस दुनिया में पैदा होने में बहुत समय लगेगा। अर्नौआ भी बुरा है, लेकिन अपने एक लिमिट तक बुरा है। चरित्र के मामले में बुरा है, लेकिन बाकी अब दूसरे चीजों का व्यवहार देखेंगे तो अर्नौआ फिर भी फार फार बेटर है। लेकिन इस बकलेश्वा में आप ढूंढ के भी एक गुण नहीं पाइएगा। और रंजीतवा का कसूर क्या है? क्योंकि रंजीतवा ने इसको जीवन में 4 बार माफ किया। आस्तीन के सांपों को एक बार में ही मार देना चाहिए, फन कुचल देना चाहिए, लेकिन रंजीतवा ने बार बार भरोसा किया, बार बार सब कुछ जानने के बावजूद फिर माफ कर दिया, फिर आगे बढ़ा, फिर माफ कर दिया, फिर आगे बढ़ा। तो ये बकलेश्वा ने रंजीतवा को बहुत अच्छे से डसा, क्योंकि जब तक बकलेश्वा को नजर आया कि रंजीतवा का फायदा उठाया जा सकता है, तो इसके खून की आखिरी बूंद तक पियो, पी के अपना घर भरो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। और जब लगे कि अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, आगे की कहानी में हम आपको बताते हैं। और हम नहीं समझ पाते कि इनका सजा एक्चुअल में होना क्या चाहिए। तो अंतिम सजा इसीलिए नियति के ऊपर छोड़ दिया गया है कि नियति इसका सजा क्या निर्धारित करती है, क्योंकि जहां इंसान की हदें खत्म हो जाती हैं, वहां से प्रकृति की हदें शुरू होती है। तो आप भी सोचते होंगे कि इसको सजा क्या होना चाहिए, माया का, नवल नारायण का, इस बेहुदे बकलेश्वा का, इस चरित्रहीन अर्नौआ का, और इस परिस्थिति को क्रिएट करने वाले नवल नारायण और माया का, जिन्होंने अपना ये पाखंडपूर्ण संसार पूरा पैदा किया है, रचा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों ने मिलकर ही इस गंदे साम्राज्य का निर्धारित किया है, इस गंदे साम्राज्य को जन्म दिया है। तो अगर आपको भी लगता है ये लानत भेजने के लायक है, तो लानत भेजिए और सोचिए कि इनको क्या सजा मिलना चाहिए। आपको पता है, मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। तो मिलते हैं आगे आपको फिर अगले अंक में, इसके 52वें अंक में। आज ये 51वां अंक आपके बीच जा रहा है। तो आपको शाप्रेम नमस्कार।